दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो भगवान को मानते हैं और दूसरे वो जो नहीं मानते। इसी तरह कुछ लोग भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं रखते। अगर आप भूत प्रेत जिन्न पिशाच वगैरह को नहीं मानते, उनके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, तो यह बहुत अच्छी बात है। जो सचमुच है उसके होने को आसानी से साबित भी किया जा सकता है। हवा, धूप, खुशबू, यहां तक कि दिल के दर्द और हृदय की अकुलाहट के अस्तित्व का प्रमाण बाकायदा कागज पर छापा जा सकता है। दूसरी ओर मनगढ़ंत बातों के बारे में तो सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। बेसिर पैर की बातों पर ध्यान देकर अपना और दूसरों का माथा खराब नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप ठीक करते हैं जो विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे तथ्यों पर ही भरोसा करते हैं। पता नहीं कैसे परसों रात वो बात याद आ गई, और याद भी ऐसी आई कि अब दिमाग से उतर कर जाने का नाम ही नहीं ले रही। कोई आज की बात थोड़ी है, वो 50 साल से ऊपर हो गए उसे बीते। उन दिनों विल्स नए सिगरेट के रूप में, अमूल नए मक्खन के रूप में और राजेश खन्ना नए हीरो के रूप में उभर रहे थे। चांद पर पहला कदम रख दिया गया था। घरों में सुबह शाम पत्थर के कोयले की अंगीठी पर खाना पकता था। 3.5 रुपए में बकरे का 1 किलो बढ़िया गोश्त मिलता था। गोल्डन ईगल बियर की बोतल 5-5.5 रुपए में आ जाती थी। सरकारी मंत्रियों अधिकारियों में खाली पेट देश सेवा करने की बजाय अपनी जेब भरने का जज्बा पनप चुका था। देश के हर राज्य का कमोबेश यही हाल था। श्री कृष्ण सिन्हा और कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे दिग्गजों के 17 साल के शासन के बाद बिहार की चौथी विधानसभा के 1.5 साल के कार्यकाल में 4 व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी गर्म करने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे। वहां सरकारी अधिकारी घर से ही दफ्तर चलाने की परंपरा स्थापित कर रहे थे। बंदर टोपी और खद्दर का मोटा लबादा ओढ़े साहब लोग आलीशान टेबल पर विराजमान होते और चपरासी हुजूर की मुट्ठी गर्म कर अपना काम निकालने वालों को एक एक कर अंदर भेजना शुरू कर देता। उधर साधारण बिहारी भूख, बीमारी और सामाजिक कुरीतियों से छटपटा कर बेमौत मरता रहता, और इधर उसके चुराए पैसे से बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, डाक बंगला रोड में इमारतें बनती, गहने खरीदे जाते, बांकीपुर क्लब में आमोद प्रमोद होता। बिहार की राजधानी पटना हरा भरा शहर था। वहां बहुमंजिली इमारतें थी ही नहीं। किसी भी जगह से चारों तरफ 1-2 किलोमीटर तक आराम से देखा जा सकता था। सड़कों पर रिक्शा और साइकिल की घंटियों की टुनटुनाहट का मधुर संगीत गूंजता था, जिसे बसों मोटर गाड़ियों के कर्कश हॉर्न यदा कदा भंग कर दिया करते थे। सड़कों गलियारों में पैदल चलने में न तो असुरक्षा थी, न ही मानहानि का खतरा था। ऐसे ही समय जदुनाथ सिन्हा स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए थे। अच्छे ओहदे पर थे, घर के भी समर्थ थे। राजेंद्र नगर में बड़ा दुतल्ला मकान बनाया था उन्होंने। घर के आगे अहाते में हरी दूब का बगीचा था, जिसके छोर पर अमरूद, जामुन, आम वगैरह मौसमी फलों के पेड़ लगे थे। सुबह सुबह जदू बाबू और उनकी पत्नी बगीचे में लॉन चेयर में बैठकर माली को हिदायत देते। ए रामधन, उकेलवा का पत्ता सूख कर लटकने लगा है, काट कर बाहर बिक काहे नहीं देते? और माली पूरी मुस्तैदी से जी हुजूर कहकर काम में जुट जाता। ड्राइवर पोर्च में गाड़ी रोककर बेटे बहू को उतारता और फिर गराज में गाड़ी खड़ी कर हाथ बांधे प्रस्तुत हो जाता। पीछे आंगन में इन दोनों कर्मचारियों की पत्नियां मूंग की बड़ी और आम का अचार लगाने में व्यस्त हो जाती। टप्पर के नीचे बंधी गाय बछड़े को चाटते चाटते दोनों स्त्रियों की तरफ देख किसी सरस टुकड़े की आशा में रंभाती। एक रिटायर्ड कर्मचारी को भला इससे ज्यादा और सुख चाहिए भी क्या? लेकिन एक परम सुख जदू बाबू से बहुत दूर था। उनका छोटा बेटा मोहन ठीक नहीं था। देखने सुनने में सामान्य मोहन को पूर्णिमा और अमावस्या की रात को ना जाने क्या हो जाता कि वो
पागलों जैसी हरकतें करने लगता। कभी खिड़की पर कसी लोहे की जाली से सिर इतना टकराता कि लहू रिसाता, तो कभी भारी आवाज में किसी अनजानी भाषा में जाप सा करने लगता। रात भर बुखार में तपता, बाहर भागने को व्याकुल रहता। स्वास्थ्य विभाग के अफसर को डॉक्टरों से परिचय का क्या अभाव। जदू बाबू ने हर बड़े डॉक्टर से मोहन की जांच करवाई, पर सब ने उसे बिल्कुल सामान्य ही पाया। कांके के पागल खाने के विशेषज्ञ भी मोहन के दिमाग का शॉर्ट सर्किट न तलाश सके। हर तरह से स्वस्थ घोषित मोहन साल दर साल बढ़ता गया। मोहल्ले वाले हर पखवारे उसके आर्तनाद के भुक्त भोगी बनते गए और जदू बाबू और उनकी पत्नी की चिंता के बादल घने होते गए। मोहन की देखरेख करने के लिए वे हमेशा तो रहेंगे नहीं। उनके जाने के बाद रिश्तेदार मोहन को उसके अपने ही घर से निकाल देंगे। वो सड़कों पर भिखारी जैसा घूमता फिरेगा और एक रात प्रलाप करता करता, मुंह से झाग उगलता उगलता दम तोड़ देगा। बेचारा न विवाह का सुख भोग सकेगा, न परिवार का। माता पिता की आत्मा कांप जाती। जब व्याकुलता बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पति पत्नी विज्ञान का दरवाजा खटखटाना छोड़कर कर्मकांड की शरण में आ गए। पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। दूर पास के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने लगे। हर हफ्ते कभी 2 तो कभी 3 दिन व्रत करने लगे। पुजारियों का घर भरता गया। जदू बाबू और उनकी पत्नी की कमर झुकने लगी, शरीर क्लांत होने लगा, हिम्मत समाप्त होने पर आ गई। पर मोहन ज्यों का त्यों रहा। धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया कि मोहन की विक्षिप्तता रूपी पूतना आसानी से परास्त होने वाली राक्षसी नहीं। पहले उसकी दुर्दशा का कारण ग्रहों की वक्र दृष्टि में खोजा जा रहा था। अब वो दोष तंत्र मंत्र और यंत्र जनित षड्यंत्र के माथे मढ़ा जाने लगा। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तांत्रिकों की कमी नहीं। एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे। 50 साल पहले तो उनकी भरमार थी। कोई राख मले नंग धड़ंग सरेआम घूमता, कोई लबादों मालाओं आभूषणों से लैस रहता, कोई बियाबान में बंधी मचान पर सालों गुजार देता, तो कोई सर्व सुविधा युक्त संगमरमरी भवन में आसन जमाता। जदू बाबू के हितैषियों ने ऐसे ऐसे चमत्कारी तांत्रिकों का उल्लेख किया कि सहज ही विश्वास नहीं होता था। एक तांत्रिक रोज मुख से अतड़ियां निकालकर उन्हें गंगा जल में धोता था। एक कंकालों को चने खिलाता था। एक ने कई दुरात्माओं को बंदी बना रखा था और एक जब जी चाहे मां काली से बात कर लेता था। गुणीजनों की कोई कमी थी भला? पता नहीं जदू बाबू को कितने पाखंडियों ने ठगा, लेकिन आखिरकार उन्हें एक दिव्य पुरुष मिल ही गए। जदू बाबू तथा उनकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से बाबा के हर आदेश को शिरोधार्य किया। कृष्ण पक्ष आरंभ होते ही सबका बाहर आना जाना, यहां तक कि छत पर टहलना भी बंद कर दिया गया। खिड़कियों को पर्दों से ढक दिया गया। पिछवाड़े के एक दरवाजे को छोड़ हर द्वार बंद कर दिया गया। आवश्यक खरीदारी का काम विश्वासी नौकर चाकरों के सुपुर्द कर दिया गया। अतिथियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। भिखारी गुहार लगा लगा कर निराश लौटने लगे। पड़ोसी घर में व्याप्त खामोशी के बारे में अटकलें लगाने लगे। यहां तक कि आदमियों के फोन का जवाब भी विश्वस्त नौकर ही देने लगे। रात में चुपके से आवश्यक सामग्री जुटाई गई और चतुर्थी की रात के गहराने के साथ यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। वेदी पर जरूरी सामग्री पहुंचने के बाद उस कमरे के दरवाजे सुबह तक बंद रहते। ऐसा नहीं कि किसी को जानने की उत्सुकता नहीं होती, लेकिन किवाड़ों के पास जाते ही शरीर में गनगनाहट होने लगती। उस पार से लोबान की महक और मंत्रोच्चार की अस्पष्ट ध्वनि दरवाजे के पास खड़े व्यक्ति को ऐसा मदहोश कर देती कि उसका सिर घूमने लगता और वो किसी सुरक्षित जगह की शरण में चला जाता। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद नौकर चाकरों को यह पता भी नहीं चल सका कि यज्ञ में किस दिन कौन शामिल हुआ। जदू बाबू, उनकी पत्नी, बड़े बेटे बहू और मोहन हर रात सबके कमरों पर कुंडी लग जाती
और दिन में जुबान पर ताले लटक जाते। नौकर चाकर खुसर पुसर कर तरह तरह की अटकलें लगाते। दरअसल क्या हो रहा था वो या तो ओझा और मालिक लोग ही जानते थे या स्वयं भगवान, लेकिन न तो जदू बाबू और उनकी पत्नी कभी उतने परेशान दिखे थे और न ही मोहन का चेहरा पहले कभी इतना रक्तहीन सफेद दिखा था। 12 दिन बाद अमावस्या वाली रात यज्ञ में विशेष प्रबंध हुआ। उस दिन रोज से कहीं अधिक सामग्री मंगाई गई, कमरों की खिड़कियों पर छिटकनी लगा दी गई, रोशनदानों को उड़का दिया गया और नौकरों को आंगन में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। रामधन और उसकी बीवी भंडार घर में दुबक गए और ड्राइवर केशव ने पत्नी के साथ भूसा घर की शोभा बढ़ाई। जाड़े की रात थी, कैलाश जी के सिवाय किसी को कोई खास असुविधा न हुई। यद्यपि कैलाश ठाकुर मालिक नहीं थे, किंतु वे नौकरों की श्रेणी में भी हरगिज शुमार नहीं होते थे। स्वास्थ्य विभाग में जदुनाथ सिन्हा के कार्यकाल के दौरान वे पटना आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में कंपाउंडर थे। वैसे तो उनके रहने की स्थायी व्यवस्था कॉलेज के पूर्व प्राचार्य कविराज ज्ञानेंद्र नाथ सेन के आवास में थी, लेकिन फक्कड़ तबीयत के कैलाश जी के लिए लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिकना असंभव था। वे कभी हफ्तों तक हमारे यहां रुक जाते तो कभी जदू बाबू के घर। 70 के करीब उम्र होने के बावजूद दिन में 10-15 किलोमीटर पैदल चले बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। पिछले 11 दिनों से वे घर की छत पर घंटों टहलकर अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें छत पर जाने से भी रोक दिया गया था। जदू बाबू की पत्नी ने ताकीद की थी कि वे यज्ञ वाले कमरे के आसपास ही रहें। बेचारे कैलाश जी दैनिक आर्यावर्त और दैनिक प्रदीप को 2 बार खंगालने के बाद इस असमंजस में थे कि समय कैसे काटा जाए। कमरे के किवाड़ों से रिश्ता धुआं और ओझा का कर्कश स्वर कैलाश जी के सरल मन में खलबली पैदा करने में असमर्थ था। वे उन लोगों में से थे जो न तो ज्यादा सोचते हैं और न ही सोच सकते हैं, केवल सोचने की मुख मुद्रा बना सकते हैं। मैं उन्हें कई बार आकाशवाणी की समाचार वाचिका विनोद कश्यप के बुलेटिन सुनाकर पूछता, अंकल बताइए, न्यूज आदमी पढ़ रहा है या औरत? और वे हर बार बोलते, आदमी। मुझे आश्चर्य होता, वे स्पष्ट नारी स्वर क्यों नहीं पहचान पाते, लेकिन उन्हें नाम सुनकर अंदाज लगाने में आसानी होती थी। हवा महल पर प्रहसन समाप्त होने के बाद भी वे रेडियो के पास कान गड़ाए रहते, पूछते, आओ होगा। स्पष्ट है, चलने फिरने के लिए अपार शक्ति प्रदान करते समय ईश्वर ने उनके बुद्धि कौशल में असाधारण कटौती कर दी थी। कैलाश जी का धैर्य समाप्त होने से पहले ओझा का मंत्रोच्चार समाप्त हो गया। कैलाश जी की दृष्टि स्वतः ही गलियारे में लगी घड़ी की ओर उठ गई। रात के 3 बज रहे थे। 3 घंटा में तो भोर हो जाएगा, उन्होंने उबासी लेते हुए सोचा। उनके कुछ और सोचने से पहले ही कमरे के अंदर से जदू बाबू की पत्नी की महीन पुकार सुनाई दी, कैलाश जी तनि सुनिए। कैलाश जी चुस्त सिपाही की तरह दरवाजे के पास तैनात हो गए। भीतर आ जाइए, महीन आवाज में आग्रह हुआ। कैलाश जी ने घबराते सहमते दरवाजा खोलने की चेष्टा की तो उसके कपाट बिना किसी प्रयास के पूरे खुल गए। छोटे लाल बल्ब के प्रकाश में धुएं से सराबोर कमरे की हवा, शराब की दुर्गंध, मांस की चिराइंद, लुबान की मीठी महक, फूलों की खुशबू और हवा में तैरते सामूहिक निश्वास से बोझिल थी। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। कैलाश जी का माथा घूमने लगा गिर पड़ेंगे। एक आकृति ने कहा, ध्यान से सुनिए, बाबा क्या कह रहे हैं। कमरे के बीचों बीच स्थित यज्ञ वेदी के उस तरफ बिछी दरी पर जदू बाबू और उनकी पत्नी बैठे थे। उन दोनों की दाईं तरफ उनका बड़ा लड़का और पुत्र वधू थे और बाईं ओर वस्त्रहीन मोहन बेहोश पड़ा था। सिंदूर, राख, चंदन और गेरू से उसके शरीर पर जगह जगह विचित्र चिन्ह अंकित थे। कैलाश जी उसे ठीक से देख पाते उससे पहले ही ओझा ने कड़कती आवाज में आदेश दिया, इधर देख। ओझा की आंखें
आग उगलते लाल अंगारों की तरह सुलग रही थी, जैसे भस्म कर देंगी। कैलाश जी उसकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पाए। निगाहें नीची और बदन समेटकर खड़े हो गए। वो मटकी देख रहा है, ओझा ने ललकारा। कैलाश जी ने देखा, वेदी के किनारे राख के ढेर पर मिट्टी की एक मटकी रखी थी। मटकी का मुंह लाल कपड़े से ढका था। वो मटकी अंत्येष्टि के समय इस्तेमाल होने वाली मटकियों से बहुत अलग नहीं थी, बस उन्हें लाल की बजाय सफेद कपड़े से ढका जाता है। इसे लेकर गंगा तक जा और नदी में प्रवाहित कर दे। मटकी किसी भी चीज से छूनी नहीं चाहिए, तेरे बदन से भी नहीं। इसे सिर्फ इसकी रस्सी से उठाना है। ध्यान रहे, मटकी प्रवाहित करते समय तेरे घुटने नदी के पानी में पूरी तरह डूबे होने चाहिए। मटकी उठाने के बाद कहीं मत रुक, किसी से बात मत कर, किसी भी आवाज पर ध्यान मत दे। चाहे जो भी दिखे घबरा मत, मुड़कर मत देख, वरना मुर्दा बन जाएगा। बोल, कर सकेगा? ओझा पुकार रहा था। कैलाश जी की घिघी बंधी थी, बेचारे क्या उत्तर देते। वैसे भी अब रहस्य जानने के बाद पीछे हटने का सवाल कहां था। उन्होंने जदू बाबू की ओर देखा। कौन रास्ता जाइएगा? जदू बाबू ने प्रश्न किया, फिर स्वयं ही उत्तर भी दे दिया। दरभंगा हाउस के पीछे जाना ठीक रहेगा, जल्दी कीजिए, रास्ता अभी खाली मिलेगा। कैलाश जी मटकी की ओर हाथ बढ़ाकर पीछे हट गए। बड़ी जाड़ा पड़ रहा है, 3 कोस से का कम जाना होगा, पेशाब करके अब कोटवा लेकर आते हैं। ओझा की फटकार बादलों की गर्जना से भयंकर थी। चुप, काम पूरा कर वरना बेमौत मरेगा। 2 मिनट बाद कैलाश जी बदहवास घर का फाटक खोलकर बाहर निकले। मटकी का वजन न के बराबर था, फिर भी उन्होंने मटकी की रस्सियां बाएं हाथ की मुट्ठी में इतनी कसकर थामी हुई थीं कि उसे छीनने के लिए किसी पहलवान को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती। अंधेरा गहरा था, पर गलियां कैलाश जी की जानी पहचानी थीं। वे बढ़ने लगे। गली के दोनों ओर पेड़ों पर पक्षी शांत थे, यहां तक कि आवारा कुत्ते भी चुप थे। जल्दी ही वे मोहल्ले की सकरी गली और आसपास की छोटी सड़कें पार कर आर्य कुमार रोड पहुंच गए। बड़े अचरज की बात थी। आर्य कुमार रोड, गोविंद मित्रा रोड, यहां तक कि बेहद व्यस्त अशोक राजपथ भी बिल्कुल सूना पड़ा था। अच्छा हुआ कि सब खाली है, कोई पुलिस वाला चोर समझकर 200 लगा देता था, हम क्या करते, हरियो फूट जाता। अब का 15 मिनट में तो गंगा जी में इसका राम नाम सत हो जाएगा। कैलाश जी संतुष्ट थे। बस मुट्ठी बांधे बांधे उनकी उंगलियों में दर्द होने लगा था। उंगलियों पर ध्यान दिया तो आभास हुआ कि उनकी कलाई, यहां तक कि बांह और कंधे में भी दर्द हो रहा था। उन्होंने मटकी दूसरे हाथ में लेने की सोची, लेकिन ऐसा करने में उसका शरीर से स्पर्श हो सकता था। जब हतना देर सहे तो थोड़ा देर और सह लेंगे। कैलाश जी स्वयं को सांत्वना देते हुए बढ़ने लगे। काली मंदिर के पीछे वाली गली के पास पहुंचते पहुंचते उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। पसीने से सराबोर कुर्ता पीठ से चिपक गया और फूल सी हल्की मटकी मन भर भारी लगने लगी। बाबू हो, ये तो अपना कंधा पर हल रखकर खेत जोतने के समान हो गया। अगर ये मटकिया को कहीं 2 सेकंड के लिए रखकर दम ले लेते तो सांस बच जाता। कैलाश जी का मन बावला होने लगा। नहीं, साहब हम पर विश्वास करते हैं तब है ना हमको इतना बड़का जिम्मेदारी दिए हैं। कोनो छोटा मोटा चीज होता तो केसवा चाहे रामधनवा को नहीं दे देते। हनुमान जी तो लक्ष्मण जी के लिए पहाड़े उठा लिए थे, और हम मोहन के लिए हाथों काम नहीं कर सकते। उनके दिमाग ने लगाम कसी। दिमाग चाहे जो कहे, वस्तु स्थिति तो यही थी कि उनके शरीर में एक पग आगे बढ़ाने की शक्ति भी नहीं बच गई थी। थोड़ा देर खड़े खड़े सुस्ता लेने से भी कुछ ताकत तो आ ही जाएगा, फिर चलेंगे। उन्होंने निर्णय लिया। लाचार वे एक चौराहे पर पेड़ के नीचे एक पल को ठिठके, मगर दिमाग ने फिर चाबुक लगाया।
रुकेंगे तो यही भूइया में धंसले रह जाएंगे, चलेंगे तो कामों हो जाएगा और जानों बच जाएगा। जाड़े की रात में पसीने से लथपथ, थकावट से चूर वे आगे बढ़े और हैरत में पड़ गए। सामने से एक सफेद आकृति उन्हीं की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वे घबरा कर किनारे हो गए। वो एक जवान लड़की थी। खुले बाल उसके कंधों के दोनों ओर बारी बारी से ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई झूला गतिमान हो। उस गौर वर्ण युवती ने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसको स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। वो क्यों दौड़ रही थी पता नहीं। उसके आगे पीछे दूसरा कोई न था। उसके पास आते ही कैलाश जी के बदन में छुरछुरी दौड़ गई। युवती ने उनकी तरफ देखा और गति धीमी किए बिना दौड़ती चली गई। उफ, कितनी काली काली बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी दृष्टि कैलाश जी के कलेजे को भेद गई। उन्होंने बरबस मुड़कर देखा। लड़की चौराहे पर ओझल हो रही थी। गंगा में मटकी प्रवाहित करते करते कैलाश जी का बदन बुखार से तपने लगा। वे जैसे तैसे घर वापस लौटे तो देखा यज्ञ वाले कमरे में जैसे भूचाल आकर चला गया था। वे भौचक से इधर उधर ताकने लगे। बैठक खाने में जदू बाबू की पत्नी रुआसी खड़ी थी। बिना कुछ पूछे ही बोली, कहा जाने कैसे रोशनदानवा से एगो बिलाई छड़प के आ गया और बेदी पर से चढ़ावा वाला मांस लेके भागने लगा। बाबा जी रोकने का कोशिश किए तो उनको अटैक कर दिया। वे आगे भी बहुत कुछ बोलती गईं पर कैलाश जी कुछ न सुन सके। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। वे अपने कमरे में आकर देख गए। 2 दिनों तक बुखार ने उन्हें उठने नहीं दिया। स्वस्थ होने के बाद वे हमारे घर आए और पूरा किस्सा बयान किया। मां ने हैरत से और पिताजी ने हिकारत से उनकी गाथा सुनी। मां को पूरा विश्वास था कि अगर कैलाश जी मुड़कर नहीं देखते तो यज्ञ सफल हो जाता। पिताजी पूरी घटना को अंधविश्वास और कैलाश जी की कल्पना की उपज मान रहे थे। उनका कहना था कि अगर कोई युवती सड़क पर पांव फटने से पहले दौड़ भी रही थी तो भी उसे प्रेत नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि वो उस इलाके के किसी छात्रावास के निवासी हो जो रंगे हाथों पकड़े जाने के भय से भाग रही हो। रोशनदान से बिल्ली के अंदर आने को भी वे उस जीव के मांस की तलाश में घूमने की नैसर्गिक प्रकृति का द्योतक ठहरा रहे थे। कैलाश जी को बुखार आना भी स्वाभाविक था। जाड़े की रात में खुली हवा में घूमने वाले को बुखार हो जाना कोई अनहोनी तो नहीं। मैं चुपचाप सुनता रहा पर मेरा मन पिताजी की बातों को मानने से बगावत कर रहा था। यदि किसी युवती को रंगे हाथों पकड़े जाने का डर होगा तो वो सरेआम सड़क पर दौड़ लगाएगी या किसी अगम्य कोने में जाकर छुप जाएगी। किस बिल्ली की शिकार करने की नैसर्गिक प्रवृत्ति इतनी प्रबल होगी कि वो बंद रोशनदान को खोलेगी और 6 इंसानों की मौजूदगी के बावजूद 10 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा देगी। 2-3 साल बाद कैलाश जी से मेरा संपर्क टूट गया, पर इतना तय है कि अगर उस दौरान मोहन की हालत में कोई सुधार हुआ होता तो वे हमें जरूर बताते। मोहन को अच्छा चिकित्सक नहीं मिला या अच्छा ओझा, उसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। आप जो विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे तथ्यों पर ही भरोसा करते हैं।